हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट। और स्पेशली हम बात करें तो पीसीएस एग्ज़ाम जो आपका 12 जून को है उसके लिए, और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम जो आपका अभी 2 दिन 3 दिन बाद है 29 मई को, इन दोनों एग्ज़ाम्स को कंसिडर करते हुए ये प्रैक्टिस सेट्स है हमारे, जिसके अंदर जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, और इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने 23rd प्रैक्टिस सेट कवर अप कर लिए हैं। ये है हमारा 24 नंबर का सेट। ठीक है, तो जिन लोग, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो अंत तक देखें और लाइक करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कर रहे हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है हमें। ठीक है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है। तो इस संदर्भ में देखिए, क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उससे भी सॉइल कंजर्वेशन देखने को मिलता है, तो पहली पॉइंट तो सही है आपका। फिर देखिए, सैंड फेंसिंग। सैंड फेंसिंग का मतलब हो गया, जो आपका फील्ड है वहाँ पर छोटी छोटी फेंसिंग लगा दी गई तरीके से, बाड़ बना दी गई, मेड़ बना दी गई है ना। तो मेड़ से सॉइल कंजर्वेशन इतना ज़्यादा रुकता नहीं है, ज़्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका गलत रहना चाहिए। टेरेसिंग, टेरेसिंग से हो सकता है बिल्कुल, और विंड ब्रेक्स। ठीक है, विंड ब्रेक से भी आपका कंजर्वेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में आई थिंक क्वेश्चन में। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है? अन्नामुडाई। अन्नामुडाई जो है, अन्नाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। ठीक है, और वेस्टर्न घाट आपका कहाँ पड़ता है? ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट कहलाता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, ठीक, काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, और इस टाइप की रेनफॉल को यहाँ कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इन वेस्टर्न घाट में दोदा बेटा जो है, ये नीलगिरी हिल्स जो होती हैं वहाँ पर, वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। नीलगिरी हिल्स क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कॉम्बिनेशन करता है, मतलब ये जंक्शन पॉइंट है इन दोनों का। ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट्स हो गए, इन दोनों का जंक्शन पॉइंट आपका नीलगिरी हिल्स। ये तमिलनाडु में पड़ता है आपका मोस्टली, तो वहाँ का है नीलगिरी हिल्स में दोदा बेटा। ठीक है, कसूबाई जो है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, मुंबई में के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। और ये महाबलेश्वर तो आपको पता ही होगा, मुंबई में मूवीज़ में या अपने सीरियल्स में कई बार देखा होगा कि महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं लोग। तो ये महाबलेश्वर मुंबई के आसपास पास में ही है लगभग, वहाँ पर हिल स्टेशन है एक। करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? देखिए, वो है आपका गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये आपका गंगा बेल्ट है, जो आपका नॉर्थन बेल्ट, वहाँ पर देखने को मिलती है, स्पेशली गंगा रिवर के अंदर। तो गैंगेटिक डॉल्फिन इज़ द एक्वेटिक एनिमल ऑफ द इंडिया, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेसेंटिटा, जस्ट मिनट, प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, गैंगेटिका, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है गैंगेटिक डॉल्फिन का। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्वेटिक एनिमल की बात। अगर जो हम बात करें नेशनल एनिमल की, नेशनल एनिमल कौन है भारत का, इंडिया का? वो है आपका टाइगर। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब उसके बॉडी के अंदर कौन कौन सी इम्यूनिटीज आपको देखने को मिलती है। देखिए, एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है ना, बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती हैं। इनिशियली जब वो पैदा होता है, जन्म लेता है, तब उसके अंदर नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडीज़। देखिए, इंटरफेरॉन या कंप्लीटेड प्रोटीन या फैगोसाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब एंटीबॉडीज़ की कमी की होने की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी ज़ुकाम, नज़ला, ये सब चीज़ें, मतलब बीमारियां बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। उनको बहुत ज़्यादा केयर या प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती कि वो बाहर के जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, उनसे फाइट कर सके।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो लिस्ट दी गई हैं, एक में डैम्स के नाम दिए गए हैं और किन रिवर्स पर हैं उनके नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो देखिए भाखड़ा नंगल डैम जो है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, सतलुज रिवर पर, ठीक है। और फिर ये है दुलहस्ती डैम, जो दुलहस्ती डैम है ये आपका चंद्रा रिवर पर देखने को मिलता है। हीराकुंड डैम आपको पता ही होगा कहाँ पर होता है, महानदी पर। और तेहरी डैम है आपका भागीरथी रिवर पर। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ए का 4 है, बी 3 के साथ में, सी 2 के साथ में और डी 1 के साथ में। 4 3 2 1, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जो डैम एक स्टेटमेंट कही गई थी, डैम इज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न इंडिया है उसके टेम्पल्स हैं कौन, डैम, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसने कही थी, कई बार पूछ लेते हैं। ये कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम जो है वो मॉडर्न इंडिया के क्या है, टेम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इन्होंने अपनी लास्ट जो अंतिम सांस है वो कहाँ ली, ये पूछा गया है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है पूछा है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी। तो ये ली थी इन्होंने श्रवणबेल गोला के अंदर। ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर रहेगा, श्रवणबेल गोला। और ये है आपका चंद्रगिरी हिल्स पे, चंद्रगिरी हिल्स पर आपको ये देखने को मिलता है, श्रवणबेल गोला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये क्या थी बेसिकली और कब हुई थी, ये एक्चुअली शुरू हुई थी 1975 के अंदर। और कौन सी तारीख में, 2 अक्टूबर, जो 2 अक्टूबर होता है 1975 में गांधी जयंती, उस दिन ये शुरू की गई थी। और ये शुरू की गई थी, इसके अंदर जो है प्रोवाइड किया जाएगा फूड सप्लीमेंटेशन टू द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग वुमेन्स को। तो बेसिकली ये जो आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ये शुरू हुई थी 1975 के अंदर, जिसके अंदर जो फूड सप्लाई, मतलब फूड एक नेसेसिटी चीज़ है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को चाहिए, एक प्रॉपर डाइट, उसके लिए ये बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं और ये आपका क्या है, यहाँ स्टेट दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको मैच करना है कौन से स्टेट में कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन मैच रहता है। देखिए कर्नाटक के अंदर है यहाँ पर कैगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर विद द कर्नाटक। तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुंडाकुलम, कुंडलकुलम जो है आपको तमिलनाडु के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा ककरपाड़ा, ठीक है। ककरपाड़ा वर्ड से ही पता लग रहा है कि गुजराती नाम है, तो गुजरात का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो मैच रहेगा दैट इज ए के साथ 2 है, बी के साथ है 4, सी के साथ है आपका 1 एंड डी के साथ है 3, ठीक है। तो 2 4 1 3 जो है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था डिड नॉट, इसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं इंक्लूडेड। देखिए 47 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कई सारी चीज़ें थी और ये कब आया था, 1976 के अंदर आया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऐड किए गए थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड, नेशनल इंटीग्रिटी वर्ड, ये तीनों वर्ड जो है वो प्रियम्बल के अंदर संशोधित किए गए थे। प्रियम्बल जो है प्रस्तावना, इसको ड्राफ्ट किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और ये एक इसके ऊपर प्रियम्बल के ऊपर 3 केसेस भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ तो ऐड की गई थी, पहली चीज़ तो सही है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, बिल्कुल जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी आपकी यहाँ पर ऐड करी गई थी। अब यहाँ पर हुआ था डिलीशन ऑफ द राइट क्लॉज फ्रॉम द आर्टिकल। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का डिलीशन यहाँ पर देखने को नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी का जो डिलीशन हुआ आर्टिकल 19 से, वो फिर 300A के अंदर आपको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। ये चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली, नॉट पूछा है तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर हम बात करें 353 जो आर्टिकल है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था इसमें, बिल्कुल ये बात भी सही है।
तो यहाँ पर जो अमेंड नहीं हुआ था, जो चीज़ें नहीं हुई थी, वो हुई थी आपकी आर्टिकल 19 का डिलीशन यहाँ पर इस टाइम पर नहीं हुआ था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपलरी मसल्स आर फाउंड इन। देखिए पेपलरी मसल्स आपको वेंट्रिकल्स में देखने को मिलती है, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट के अंदर देखने को मिलती है यहाँ। तो ऑप्शन सी जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। और मसल्स की हम बात करें तो मसल्स की स्टडी को कहते हैं मायोलॉजी, दैट इज माइकोलॉजी, नॉट मायोलॉजी, दैट इज माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ मसल्स को। फिर देखिए यहाँ पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, ये सारी क्या है, फ्लड है, ये सारी क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। और नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं तो एक एजेंसी होती है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के अंदर आती है। बट यहाँ पर जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं सिटिंग पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं इस पूरे अथॉरिटी के। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर हुमायूं सक्सीड थ्रोन। देखिए हुमायूं सक्सीड जो है, हुमायूं एक्चुअली सक्सेसर था किसका, हुमायूं सक्सेसर था, ही वाज द सक्सेसर ऑफ बाबर, बाबर का सक्सेसर था। ठीक है, और दिसंबर 1930, नहीं नॉट 1930, दैट इज 1530, 1900 कहाँ से आ गया, 1530 के अंदर जो है इसने बाबर को सक्सीड किया एट द एज ऑफ 30 ईयर, 23 ईयर्स, 23 साल की उम्र में बाबर को सक्सीड कर कर ये हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठा। और उसने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया जो बाबर अपने टाइम पर छोड़ के गया था। मतलब कोई सक्सेस करेगा ना तो जो प्रॉब्लम्स रही होंगी बाबर के टाइम पर वो इसने फेस करी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 1530 के अंदर ये इसने जीता था। ठीक है, और कहाँ जीता था, एट आगरा के अंदर, मतलब आगरा में इसको सक्सीड किया गया था। ठीक है, और इस एम्पायर के अंदर काबुल, कंधार, ये सब चीज़ें शामिल थी। बट इसने जब हुमायूं ने गद्दी संभाली तो उस टाइम पर जो बदाख्शन है, बदाख्शन का जो इलाका, बदाख्शन बदाख्शन का इलाका जो बेसिकली हिंदू कुश माउंटेन जो है उसके पीछे वाला जो इलाका है, वहाँ उसको उसने क्या कर दिया, खो दिया था। ठीक है, इसने कंट्रोल वहाँ पर खो दिया। काबुल और कंधार तक तो उसका राज चल रहा था। और ये दूसरा एम्परर था बाबर के बाद। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल नेम था हुमायूं का एक्चुअल नेम था नसीर उद्दीन मोहम्मद, नसीर उद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो इसका एक्चुअल नेम था। और शेरशाह सूरी के द्वारा ये हार गया था, एक बैटल लड़ी थी। देखिए शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम था, बैटल हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कन्नौज मतलब कानपुर के आसपास का जो इलाका था ये कन्नौज कहलाता था 1540 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हुमायूं की हार हुई थी। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की कब, 1556 के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मरता कब है, 1556 में ये मर जाता है। अभी कहा यह जाता है कि जब सीढ़ियों से उतर रहा था तब ये सीढ़ियों से फिसल के गिर गया और उस दौरान इसकी मौत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1530। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द संगम पॉलिटी। संगम पॉलिटी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। The king was assisted by officials who were divided into 5 councils। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि जो किंग था, बेसिकली जो संगम एज का जो पीरियड चल रहा था उस टाइम पर जो किंग थे वो अपनी पूरी जो एक लार्ज बॉडी थी, बेसिकली जो उनका मंत्रिमंडल था वो 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, और वो 5 भाग कौन कौन से थे, 5 पार्ट्स जो थे, तो एक को कहते थे, मतलब जो मिनिस्टर्स थे वो 5 पार्ट्स में या काउंसिल्स में डिवाइडेड थे। तो उसमें से जैसे एक का नाम था अमाईचार, अमाईचार। ठीक है, और दूसरा था प्रीस्ट जो होते थे, प्रीस्ट को कहते थे अंथनार। और तीसरे थे मिलिट्री कमांडर्स जो होते थे उन्हें कहा जाता था सेनापति। ठीक है, मिलिट्री कमांडर नाम से ही आपको पता लग रहा है। और फिर चौथे थे आपके थूथर 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 कौन होते थे, इनवॉइस हुआ करते थे। ठीक है, और पांचवे थे उरार। उरार कौन होते थे, स्पाइस, मतलब जो जासूस हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये 5 पार्ट्स में ऑफिशियल्स में डिवाइड हुआ करता था संगम
टाइम के अंदर जो किंग था उसका जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में कस्टम ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड। देखिए जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, उस पर मतलब जो विदेशों से सामान आएगा, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वहाँ पर, जो बेसिकली वो था आपका चीफ सोर्स ऑफ इनकम था पूरे साम्राज्य के अंदर, और वहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी है वो इम्पोज कर दी गई थी किस पर, जो फॉरेन ट्रेड मतलब जो विदेशों से सामान भारत आएगा, भारत इन द सेंस की जो संगम डायनेस्टी का जो एरिया है वहाँ पर जो आएगा उस पर एक एडिशनल कर लगा दिया गया, जिससे क्या है राज्य को आर्थिक हेल्प मिलने लगी, मतलब एक इनकम बढ़ने लगी, राज्य का खजाना बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही बनती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए साथ में कि जो संगम ईच का जो टाइम पीरियड था यहाँ पर मोनार्की चलती थी, मोनार्की, जो हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम होता है सरकारों के अंदर वो यहाँ पर उस टाइम पर चलता था। अब मोनार्की क्या होता है भाई, देखिए राजा का बेटा राजा, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा, तो मतलब एक होता है ना एक ही परिवार का एक ही वंश का जो है वो वहाँ पर रूल चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर चेरा किंग्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ओपीवी, ओपीवी क्या होता है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल या फिर ओपीवी, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है सार्थक वाज कमीशनड एंड डिसाइडेड टू द नेशन एक्ट। देखिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है सार्थक, जिसे आईसीजीएस सार्थक कहा जाता है, उसको भारतीय सेना में बेसिकली इंडियन नेवी के अंदर जो है, नेवी देखिए कोस्ट गार्ड जो है वो नेवी का ही एक पार्ट है ना, तो उसके अंदर कमीशन किया गया है और ये डिसाइड किया गया है कि ये नेशन के अंदर किस एरिया के अंदर ये डिप्लॉय किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये डिप्लॉय होगा गोवा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा गोवा के अंदर। और ये जो सार्थक है दैट इज ओपीवी सार्थक, सार्थक, ठीक है। ये एक 105 मीटर लंबा शिप है, ठीक है। और जो डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब जो एक तो हाइट है मतलब इसकी ये तो लेंथ हो गई 105 मीटर की, और इसका जो एक डिस्प्लेसिंग वेट है वो है लगभग 2450 टन का, ठीक है। और जिसके अंदर 9100 किलोवाट डीजल इंजन, मतलब इतनी 9100 किलोवाट का डीजल इंजन जो है वो लगाया गया है इसके अंदर, ठीक है। और जो कि मैक्सिमम स्पीड से, जो 26 नॉट की स्पीड है उस स्पीड से ये जो आपका वेसल है ये मूव कर सकता है, चल सकता है, ठीक है। और ये जो ओपीवी सीरीज़ है, ये ओपीवी सीरीज़ का चौथा शिप है आपका, ठीक है, फोर्थ शिप है ओपीवी सीरीज़ का, ठीक है। जिसके तहत जो है वो मैरीटाइम जो है आपका समुद्री रेखाएं, तट रेखाएं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। इंडिया के पास और भी आपकी ओपीवीज है जो जिनके नाम ऐसे हैं, जैसे कि ओपीवीज की हम बात करें तो नाम की बात करें, एक तो आपका सार्थक हो गया, दूसरा है सजग, विगरा, विग्रहा, विग्रहा के बाद है कि यार्ड 45006 करके एक नाम है, और वज्र, सॉरी दैट इज यहाँ पे लिखते हैं वज्र नाम का एक है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके ओपीवीज आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1978 के अंदर, ठीक है। और अगस्त में, स्पेशली अगस्त में 1978 के अंदर ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द इमिशन गैप रिपोर्ट 2021। इमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रिपोर्ट आई थी अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 2021 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत, ठीक है। और इसके अंदर जो इमिशन गैस रिपोर्ट के अंदर जो गैप होता है बेसिकली एंटिसिपेटेड इमिशंस, मतलब जो बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ये रिपोर्ट आई कि किस देश ने कितना काम किया, ये होता है ना प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये वो आपकी पब्लिश की गई है। और इसके अंदर जो एक टारगेट है कि
एक एग्रीमेंट हुआ था इसके अंदर साथ में, एक जिसे कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि भाई जो 2030 तक है, 2030 तक जो है हम जो अर्थ का लेवल का, अर्थ का बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और वो कितना करेंगे, 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक कम करने की कोशिश की जाएगी। अब ये कोशिश कैसे होगी, अब इसको लिए आपको जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, मतलब उनका इमिशन को है कम करेंगे तभी जाकर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यूएनईपी की हम बात करें तो यूएनईपी जो है एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 5 जून 1972 के तहत। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको केनिया नैरोबी में देखने को मिलते हैं, नैरोबी केनिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं इसके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, और इसके द्वारा देखिए एक तो एक ये हो गई इमिशन गैप रिपोर्ट, और भी एक दो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिश करता है, जैसे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट होता है, एक है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी यही पब्लिश करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक जो है वो भी यही पब्लिश करता है। और फ्रंटियर, फ्रंटियर नाम की एक रिपोर्ट आती है वो भी यही पब्लिश करता है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी कौन पब्लिश करता है, दैट इज आपका यूएनईपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एजेंसी है, ध्यान रखिए इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हंटर कमेटी। देखिए हंटर कमेटी का जो गठन हुआ था, हंटर कमेटी कब आई थी, देखिए आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग जो मैस्करेट हुआ था, हत्याकांड हुई थी 1919 के अंदर। ठीक है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए बेसिकली कमेटी गठित की गई थी जिसके अंदर हेड थे ये हंटर भाई साहब। तो उस टाइम पर ये हंटर कमेटी आई थी, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब ये था एक्चुअली मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक, इसमें लिखा गया है कि भाई बिफोर प्रोसीडिंग द हंटर कमेटी द गवर्नमेंट पास्ड अ बिल टू प्रोटेक्ट इट्स ऑफिसर। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ने इस कमेटी का गठन करने से पहले ही एक बिल पास कर दिया था, उस बिल का नाम था वाइट वॉश बिल, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइट वॉशिंग बिल, वाइट वॉशिंग बिल, वाइट वॉशिंग बिल नाम से एक पास कर दिया गया था इस बिल का। और वाइट वॉशिंग बिल को एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं इंडिमिटी, इंडिमिटी बिल या इंडिमिटी एक्ट। ठीक है, और इस बिल को या इस एक्ट को बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था मोतीलाल नेहरू और अदर लोगों के द्वारा कि भाई आपने कमेटी तो गठित कर दी, मगर कमेटी गठित करने से पहले मतलब देखिए कमेटी आपने मान लीजिए 1920 में गठित करी और घटना हुई है, और इससे पहले ही मतलब मान लीजिए अक्टूबर की हम बात करें तो कमेटी अक्टूबर में आप गठित कर रहे हो और आप अगस्त के अंदर ही, इसी साल में अगस्त में आप ऐसा एक्ट लाते हो जिसके अंदर आप ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द हंटर कमेटी, मतलब कि हंटर कमेटी के सामने वो ऑफिसर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, उनकी गवाही नहीं होगी, उनसे इंक्वायरी नहीं की जाएगी, तो इस तरीके से आप ले आ रहे हो, तो मतलब प्रोटेक्शन भी आप दे रहे हो, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही हो जाती है। ठीक है, तो ये एक दोगलापन इन लोगों ने किया था ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद हम बात करें, देयर वर 3 इंडियंस अमंग द मेंबर ऑफ द हंटर कमेटी। अब देखिए हंटर कमेटी के अंदर 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर तो यहाँ पर थे, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ऑप्शन ए तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सही है। 3 मेंबर्स की हम बात करें तो लॉर्ड विलियम हंटर, ठीक है, ये तो थे यहाँ पर चेयरपर्सन, ठीक है, कमेटी के। बट चेयरपर्सन के साथ में इनके साथ 3 और लोग थे, 3 इंडियंस थे बेसिकली, 3 इंडियंस की हम बात करें इंडियंस की, तो वो लोग थे सर चिमनलाल हीरालाल स्टेलवार्ड। ठीक है, ये चिमनलाल हीरालाल स्टेलवार्ड। दूसरे थे पंडित जगत नारायण, पंडित जगत जगत नारायण। और तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, तो ये 3 लोगों को बेसिकली अपॉइंट किया गया था, और ये तीनों लोग जो थे ये थे लॉयर्स बेसिकली, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस के लॉयर्स थे, तो इनको इस कमेटी के अंदर रखा गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है।
दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो हंटर कमेटी है इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली जो जलियांवाला बाग मैस्करेट हुआ था उसकी इंक्वायर करने के लिए इसको गठित किया गया था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर को गठित किया गया था। ठीक है, हंटर कमेटी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पार्ट नंबर 24 के, सेट नंबर 24 के। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।